हेलो व्यूअर्स, जिंदगी का साउंड ट्रैक दोबारा से आपके साथ है। गुरमेहर कौर और मैं आज एक नए गाने की तलाश में। जाहिरी बात है, आपको पता है कि पहले भी हमने जिन गानों के ऊपर बात की है वो हम सब हमारे दिल के बड़े करीब हैं और यादें भी जुड़ी हैं। वाकयात भी जुड़े हैं। तो आज का भी जो गाना गुरमेहर ने जिसका इंतखाब किया है वो पाकिस्तानी पॉप सिंगर आलमगीर का एक मशहूर गाना है। और अभी सुनेंगे भी आप। गुरमेहर ने उसको अपना रंग भी दिया है। देख तेरा क्या रंग कर दिया है। तो आलमगीर जो हैं वो पाकिस्तान के यूं समझिए कि पॉप के किंग हैं और फाउंडर हैं पॉप म्यूजिक के। और सेवेंटीज में उनका जो है सारा काम सामने उभर कर आया, फिर बाद में पीटीवी पर और लेटर फिल्मों में। वो हम सब उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो गुरमेहर, आप ये बताइए आपने गाना चुना क्यों और क्यों पसंद आया, और फिर उसके बाद आपसे ये गाना भी सुनते हैं। जी, गाना पसंद आने की कई वजूहात थी। एक तो ये कि हर गीत के पसंद आने में ना एक एक्स फैक्टर तो होता ही है। कुछ ऐसी चीज़ जिस पे आप यू कांट क्वाइट पुट योर फिंगर ऑन इट, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो आपको भा जाती है, रास आती है। तो एक तो इसकी धुन और बड़ी सुरीली धुन है, और अलावा इसके जो रज़ा इसमें एक मिली-जुली सी नोयत है मिज़ाज के हवाले से। मतलब इसको खुशगवार गीत कहें या गमगीन कहें, ये तय कर पाना भी मुश्किल है अगर लिरिकली हम देखें, अल्फाज के हवाले से देखें, क्योंकि इसमें खुशबू के झोंके का हवाला भी है और भीड़ में तन्हा होने की बात भी कही गई है। तो इसमें कई सारी चीज़ों की आमेज़िश मिलती है, जज़्बात की, कैफ़ियत की। तो इस वजह से भी पसंद आया। और बुनियादी तौर पे मुझे एक पुरुमीद गीत लगता है। पुरुमीद से मुराद, ऐसा नहीं कहूँगी कि उम्मीद से लबरेज़ है, लेकिन उम्मीद की एक किरण मुझे इस गीत में दिखी। और ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि कभी हम पुरुमीद होते हैं, कभी मायूस होते हैं, और कभी सिर्फ उम्मीद की एक किरण होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसको भी हम थाम के रखते हैं। तो मुझे इस गीत में कहीं न कहीं वो दिखी। और अलावा इसकी आलमगीर साहब की जो खुशगवार शख्सियत थी ऑन स्क्रीन, जो उनका पर्सोना था, और उनकी आवाज़ में जो मुस्कुराहट थी, द स्माइल इन हिज़ वॉइस वाज़ पैल्पेबल। जैसे गुलाम अली साहब के बारे में कहा जा सकता है कि द स्माइल इन हिज़ वॉइस इज़ पैल्पेबल। आवाज़ में एक मुस्कुराहट है, अगर वीडियो आप ना भी देख पाएँ। इन सब के चलते मुझे ये गीत पसंद आया। और यही सब बातें हैं। और आलमगीर साहब की अपनी अहमियत तो है ही, जैसे कि आपने फरमाया कि उनको एक तरह से वो अलमबरदार थे पॉप के, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारे पूरे खित्ते में। और उनको गालिबन बाबा है पॉप भी कहा जाता है। तो दैट्स अ स्वीट लिटिल दैट्स टाइटल, द वेरी स्वीट। हाँ, एंडियरिंग, वेरी बड़ा अच्छा एंडियरिंग। आपने जो है वो रीजन बताया। मैं आलमगीर पे हम बात करते हैं, लेकिन पहले हम आपका वर्जन सुनते हैं इस मशहूर जमाना गीत। और I'm sure बहुत से नाजरीन जो है वाकिफ भी होंगे, ये टीवी पे भी चलता रहा है, रेडियो पर भी आता है। तो जी सुनिए। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। ये झोंका तेरे घर का रास्ता बनेगा, ये झोंका तेरे घर का रास्ता बनेगा। अकेले में तुझसे मिला तो कहेगा, मिला तो कहेगा। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। तेरे साथ यादों का मेला रहेगा, तेरे साथ यादों का मेला रहेगा। तू लोगों में रह के अकेला रहेगा, अकेला रहेगा। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या रंग कर दिया है,
खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, तुझे देख कर शाख कैसी झुकी है, तुझे देख कर शाख कैसी झुकी है, हवा भी दरीचों में जाके रुकी है, जाके रुकी है, देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, देख तेरा क्या। जी, तो गुरमेहर, ये तो आपने इसको एक नए रंग को एक और नया रंग दे दिया। अच्छी बात है, मेरे ख्याल से गाने से इतना इवॉल्व होते। मैं आपको बताऊं कि आलमगीर जो हैं वो एक्चुअली उनका ताल्लुक भी जो बंगाल से था, जो बांग्लादेश है, वहां के रहने वाले थे और वहां से फिर ये कराची आए थे पढ़ने के लिए। कराची में बस गए, चूंकि कराची बहुत बड़ा उस वक्त, आज भी अब भी बहुत बड़ा शहर है। और इन्होंने जो है ये एक कैफे भी वहां चलाते थे कराची में। मुझे नाम उसका जहन में नहीं आ रहा इस वक्त। कैफे सोलो मेरे ख्याल से थी उसका नाम शायद। ग्लोब होटल, ग्लोब होटल, तारिक रोड, बड़ी मशहूर जगह कराची में। और वहां पे गिटार भी अपना परफॉर्म करते थे और गाते भी थे। और फिर वहां से इनको पिक किया जो हैं हमारे एक बड़े मशहूर कंपोजर थे सुहेल राणा। उनके बड़े मशहूर फिल्मी गीत भी हैं, गैर फिल्मी गीत भी हैं। और वो फिर उनको टीवी में लाए, बच्चों के एक प्रोग्राम में एज अ गिटारिस्ट लेकर आए। और फिर उसके बाद आलमगीर की एक राइज हुई 70s में। और वो हार्ट थ्रॉप के तौर पर जो वो, उनको हम पाकिस्तान में एल्विस ऑफ द ईस्ट का भी नाम दिया गया था। जी जी और ये उन्होंने जो है वो वेस्टर्न अंदाज भी और ये 70s का जमाना पाकिस्तान में बड़ा अहम जमाना था, बिकॉज उस वक्त एक लिबरल गवर्नमेंट थी जुल्फिकार अली भुट्टो की। वो बाद में खैर वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी जो है माशरे को बदलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये वो टाइम वो था कि बड़ा अहम और एक बड़ा दिलचस्प जमाना था पाकिस्तान में। और उसमें आलमगीर का ये राइज जो थी ये बड़ी जो है आगे तक गई। तो मुझे ये बताइए कि आपने कोक स्टूडियो में सुना था इसको, तो कोक स्टूडियो का जो आपने वर्जन, पता नहीं ओरिजिनल आपने देखा है और कोक स्टूडियो का देखा है, तो आपको क्या कुछ जी फर्क? जी, मेरा भी जैसा कि कई हिंदुस्तानियों के साथ होता है, मेरा उल्टा सफर रहा। तो पहले कोक स्टूडियो पे सुना, और जैसा कि होता है कोक स्टूडियो पे मैंने कुर्तुलैन बलोच और फरहान सईद गालिबन नाम है उनका, उनका वर्जन सुना। और फिर जो है मैं जैसा कि होता है यूट्यूब पे कि एक वीडियो के इर्द गिर्द भी वीडियोस होते हैं और उन्हें भी चखने का मन करता है, तो फिर मुझे आलमगीर साहब का ओरिजिनल दिखा, वो भी मैंने सुना, दोनों ही पसंद आए। जाहिर है कोक स्टूडियो में वो तजुर्बे का वो पहलू था, मुझे लगता है कामयाब तजुर्बा था, एक्सपेरिमेंटेशन जो थी इस गीत में। और जो आलमगीर साहब का उसकी तो अपनी एक, उसका अपना एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म है। और बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी वो तो है। जी। तो गुरमेहर, ये बताइए कि जो इसमें जिंदगी का साउंड ट्रैक कैसे बना? आप ये थोड़ा बताएं ना। उम्मीद की किरण और भीड़ में तन्हा, आप तन्हा तो बिल्कुल भी नहीं होती, सारा वक्त ही आप जो है कुछ ना कुछ लिख रही होती हैं, पोस्ट कर रही होती हैं, जी जी, नहीं नहीं, वाकई लड़ाइयाँ कर रही एक होती हैं, ट्रोल्स को जवाब दे रही होती हैं। जी जी, आप देखिए, आप ये तो एक दुखती रग है मेरी, सोशल मीडिया एडिक्शन भी अपने आप में एक मसला है। तो और वाकई सोशल मीडिया भी आप एक तरह अकेली से। नहीं है गुरमेहर, उसमें करोड़ों अरबों लोग जी, जी, नहीं, सोशल लेकिन मीडिया दर्जे के का फ़र्क एडिक्टेड हैं। होता है रज़ा, दर्जे का फ़र्क होता है। मुझे लगता है कि मैं ख़ासी बुरी मरीज़ हूँ इस वक़्त। लेकिन मेरे ख़्याल से उसमें भी सोशल मीडिया से बड़ी क्या मिसाल होगी भीड़ में तन्हा होने की या महफ़िल में तन्हा होने की। अगर सोशल मीडिया को हम एक बड़ी-सी महफ़िल माने, एक मजमा माने, तो कितनी, मतलब लगता है कि 5,000 से के करीब दोस्त हैं मेरे फ़ेसबुक पे, जो हद होती है, जो लिमिट होती है उसकी, 5,000 के करीब हैं। लेकिन उनमें से जब तन्हाई महसूस होती है तो तन्हाई महसूस होती है, तो महफिल में तन्हा होने की जो कैफियत है, हम सब उससे गुजर चुके हैं। लेकिन बाज लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी इस कैफियत में गुजर जाती है। तो ऐसा वो भी होता है, ऐसा भी मुस्तफा होता है। जैदी हमारे उर्दू के एक शायर हैं, उनका एक शेर है कि हम अंजुमन में सबकी तरफ देखते ही रहे,
हम जी, अंजुमन में सबकी तरफ देखते ही रहे, अपनी तरह से कोई अकेला नहीं मिला। वाह! तो बात ये है कि वो भीड़ में इंसान भीड़ में हो या ये तो एक स्टेट ऑफ माइंड होती है जी, और जी। और मेरे ख़्याल से उससे घबराना भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे ख़्याल से कभी ख़ैर मुझे तो बहुत ज़्यादा आदत हो गई है बाहर रहकर और मुख्तलिफ मुल्कों में और ये वो अपने साथ भी इंसान जो है ना खुश रह सकता है वैसे। जी, जी। नहीं, तो रज़ा आप वाक़ई उसकी मिसाल हैं। मुझे मैं आपसे इस हवाले से और कई और भी बातें जिनमें मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ। तो ये वाक़ई बात इंसान को खुद में मतलब वन शुड बी सॉर्ट ऑफ फुलफिल्ड इन वनसेल्फ एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो है वो औरों में ढूँढना या किसी और चीज़ में ढूँढना एक तरह से क्योंकि क्योंकि गुरमहर फ्रस्ट्रेशन का सबब बनता है, मायूसी का सबब बनता है। आपने भी अब माशाल्लाह जिंदगी भरपूर गुजारी है हिंदुस्तान में भी अमेरिका में भी जी। तजुर्बात से गुजरी हैं रिलेशनशिप से गुजरी हैं गुजर रही हैं आई एम श्योर तो बात ये कि हमने वो भी करके देख लिया हम जो सीखते हैं ना ये सारी रोमांस और शायरी और फिल्मों से कि जी, किसी जी। एक शख्स में सब कुछ एक जहां सिमट कर आ जाता है वो जी, भी जी। एक मिथ है ज़रूरी जी, जी। कंपनी ज़रूरी होती है कंपेनियनशिप बड़ी अहम होती है लेकिन वो और ओवर ग़ालिबन ये भी मिथ है रज़ा माज़रत मैं आपकी बात काट रही हूँ कि ये जो सोलमेट एक कहा जाता है सोलमेट्स मेरा मानना है कि होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक ही सोलमेट हो आपका। आपका कोई दोस्त आपका सोलमेट हो सकता है, आपका बिल्कुल महबूब आपका सोलमेट हो सकता है, बिल्कुल आप का कोई टीचर, कोई उस्ताद या उस्तानी आपकी सोलमेट हो सकती हैं। तो ऐसे बिल्कुल कई लोग हैं जिनसे आपका एक रूहानी तौर पे और कई तो मतलब कई लेवल्स पे, कई सतहों पे आपका उनसे मिलाप सा होता है। तो मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए जैसे हम कहते हैं ना कि सबके लिए एक कोई बना है। तो हाँ मेरे ख़्याल से एक से ज़्यादा बने होते हैं लोग आपके लिए लेकिन अब वो किस सूरत में आपसे मिलते हैं, किस रिश्ते में आपसे मिलते हैं, ज़िंदगी के किस मकाम पे मिलते हैं, वो देखने की बातें हैं। जैसे कि वो दिल तो पागल है मैं अगर तुम्हें याद हो उसका भी डायलॉग था ना कि कहीं ना कहीं जी, कोई ना जी, कोई जी। ये मेरे हिंदी लिए फ़िल्मों ने वाक़ई जो हमारा है ना दिमाग हमारे खराब कर दिया है दिमाग ख़राब कर दिया। इट्स गिवन अस रियलिटी दीज़ अनरियलिस्टिक नोशंस लेकिन जी रज़ा अनरियलिस्टिक मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रही थी ऑन अ स्लाइटली डिफरेंट नोट मैं सोच रही थी कि मैं आपसे पूछूँगी इस शो के दौरान कि पाकिस्तान में जो हमेशा से एक बड़ा पुख्ता, रोबस्ट पॉप का ट्रेडिशन रहा है, रिवाज रहा है, वो क्या सिर्फ़ इस वजह से है कि फ़िल्में एक दौर में कम बनने लगी तो उसकी जो खला थी, उसको पूरा करने के लिए या क्या वजह है? बिकॉज़ इट्स सच अ वाइब्रेंट, रोबस्ट ट्रेडिशन। इट इज अ वेरी बैड और 70s में तो फिल्म इंडस्ट्री बड़ी उरूज पे थी जब आलमगीर का इमर्जेंस हुई देखिए जी, जी। गुरमेहर पता है मैं आपको एक बात ये बताऊं कि पाकिस्तान के बारे में ना बहुत ज्यादा गलत फहमियां हैं पाकिस्तानियों को भी हैं जाहिर बात है पाकिस्तानियों को और तरह की गलत फहमियां हैं लेकिन जो लोग मतलब इंडिया में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इज ऑलवेज व्यूड के आपको पता है मैं भी जाता रहा हूँ मैंने लिखा भी है इसके ऊपर वो कहते हैं अच्छा तो आपके यहाँ तो औरतें यूनिवर्सिटी जाती हैं कॉलेज जाती हैं क्लब्स होते हैं मसलन एक बहुत कॉमन ये था कि उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ क्लब मैंने किसी के जिक्र किया कि मैं जिम खाना क्लब में था तो उन्होंने कहा आपके यहाँ क्लब भी होते हैं क्योंकि एक इमेज ऐसा बन गया हुआ है कि वो ये कोई पता नहीं एक बिल्कुल ही बेचारा पीछे रह गया एक मुल्क जी, चूंकि जी, जी। हिंदुस्तान से अलग हो गया भारत माता से जो है वो बगावत कर और मेरे ली ख़्याल से पाकिस्तानी ख़वातीन के बारे में भी कई सारे स्टेरियोटाइप्स हैं आप कि और मैं तो उनको मेरी जो दुबई शारजाह के सालों में जिनसे पहचान हुई, दोस्ती हुई और ट्विटर पे अभी मैं देखती हूँ और अमेरिका में भी पाकिस्तानी ख़वातीन से मेरी वाक़फ़ियत है, दोस्ती है। तो मैं ट्विटर पे देखती हूँ कि दे आर सो आर्टिकुलेट, सो माशाल्लाह, सो अकम्प्लिश्ड एंड बिल्कुल ब्यूटीफुल एंड वो टैलेंटेड। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी और ये अलग मौज़ू है, इस पे कभी बात करेंगे। आपको याद होगा रज़ा शायद आपने देखी हो ये फ़िल्म एक फ़िल्म थी एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? इसमें जी, नसीरुद्दीन जी, शाह थे। बहुत बहुत उम्दा फ़िल्म है। मैं सब जी, जी। व्यूअर्स को रिकमेंड करूँगा जी, कि वो मस्ट सी फ़िल्म है जी, जी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, और मैं नसीर दोबारा साहब थे देखूँगा, इसमें। आपने वो याद तो मैं करवाया। अपनी एक पाकिस्तानी सहेली से बात कर रही थी कि ट्विटर पे जो पाक ट्विटर जिसे हम कह सकते हैं, उसमें जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, दे वेरी आर्टिकुलेट, वेरी शार्प। लेकिन मैं अपनी पाकिस्तानी सहेली से पूछ रही थी लाहौरी कि यार पाकिस्तानी ख़वातीन को इतना गुस्सा क्यों आता है? और मैं ये शिकायत के तनकीद के तौर पे नहीं कह रही हूँ कि और देसी औरतों को आम तौर पे देसी औरतें जो हैं, हम इस वक़्त क्यों हमें इतना गुस्सा आ रहा है, ये सोचने की बात है। हाँ, ये सोचने की बात है और वो उसमें ज़ाहिर बात है कि जो हमारे पुराने कल्चर की लेगेसी
वो सब कुछ है, वो एंटी वुमेन भी तो है ना। अब देखो दिल्ली में भी जो सारा रेप रेप का पूरा एक डिबेट हुआ, जी, जी। आई मीन ब्रूटल इस तरह के वाकयात और डाउरी और जी, ये चीजें हमारे यहाँ भी हैं। अब वो आज के जमाने में भी 21वीं सदी में जहेज का मुतालबा करना और जला देना बहू को, या जी, जी। थप्पड़ मारना या वायलेंस और या करना, ख़वातीन की स्लट शेमिंग, किरदार कुशी करना, और छोटी से किरदार छोटी कुशी तो बच्ची हर सबसे हर पहले होती है। वो हर तो पहली मकाम चीज पे कहते हैं। किरदार कुशी करना हाँ, और फिल्मों में नहीं देखा, ड्रामों में भी वो फिल्मों में भी कहते हैं कि क्या कपड़े पहने हुए थे। पहला सवाल, जी, हमारे तो जी। प्राइम मिनिस्टर तक ने कह दिया है कि कपड़े गलत पहनती हैं लड़कियां। खैर चलो छोड़े, लंबी डिबेट हो जाएगी। जी, जी। बहरहाल, मैं जो आपको बात कह रहा था कि वो गलत फहमियां इसलिए हैं कि पाकिस्तान जो है वो जदीद मुसलमान जो मॉडर्न मुस्लिम्स थे, देखिए अलीगढ़ में से ये सारी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ये एजुकेटेड रैशनल किस्म के मुसलमान थे, जो जी, कि सर सैयद से लेकर उसके बाद जिन्ना को आप देख ले वेस्टर्नाइज थे, लियाकत अली खान हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भी वेस्टर्नाइज थे, बहुत मतलब एक वेस्टर्नाइज से मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल प्रोटोटाइप वेस्टर्नाइज थे। जी, जी, मैं समझ रही हूँ क्योंकि हमारे अपने अदब और हमारी अपनी सकाफ़त में भी तरक्की पसंद एक पहलू रहा है, ये पूरी तहरीक रही है। तो बिल्कुल मग़रिब से भी सीख सकता है इंसान, उनके एनलाइटेंड पहलू, उनके रोशन ख़याल पहलू और हमारी अपनी एक फैज़ अहमद फैज़ और कितने सारे लोग हैं, बिल्कुल साहिर बिल्कुल लुधियानवी जो हमारी तरक्की पसंद, जो हमारे एग्जैक्ट विरसे में लोकेटेड है लेकिन उसको हमने अपना बनाया है। अपना बनाया, बिल्कुल। तो जी, वो एक ऐसी चीज है गुरमेहर के, वो मॉडर्न, और ये एक एक मुसलमानों में भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक टेंशन रही है, मॉडर्निटी वर्सेस जो कंजर्वेटिव जिसे हम कहते हैं तबका। अब जी, हुआ ये है कि बहुत सारे लोग मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह गए, जो उनकी मिडिल क्लास थी पढ़ी लिखी, वो तो पाकिस्तान चली गई, जो जाके फिर वो उन्होंने नई नेशन स्टेट को बनाया। तो जो जी, जी, पीछे अब वो इंडिया में जो इमेज होता है वो और जो मुस्लिम्स का हाल भी है, वो अक्सर पाकिस्तान को उससे रिलेट किया जाता है। इसलिए आपको पता जी। ना, टोपी पहन के आदाब और ये शेरवानी और हुँ। ये सारा कल्चर। आदाब आदाब पे कुछ ना नहीं, कहिए। आदाब नहीं, नहीं, बहुत खूबसूरत है। मगर मैं आपको बताऊं कि नहीं, नहीं, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। 95% ऑफ पाकिस्तान आदाब नहीं कहता, क्योंकि जी, कोई पंजाबी है, कोई पख्तून है, कोई बलोच है, कोई सिंधी है, कोई जी, जी। सराइकी है, इट्स अ लाइक इंडिया, नो जी, डिफरेंस। जैसे जी। इंडिया को भी मैं स्टेरियोटाइप नहीं कर सकता, लोग करते हैं, जी, जी। पाकिस्तान में करते हैं, वर्ल्ड में करते हैं ना। वो वर्ल्ड में तो खैर वो आप लोगों ने खुद भी किया हुआ है, हाथी शाती दिखाकर और वो जी, जी। एग्जॉटिक हर चीज। हाथी, महाराजा, स्नेक च सपेरा महाराजा, और ये सब, बिल्कुल। हाँ। तो ऐसा इंडिया तो नहीं है, आप भी जानती हैं कि वहाँ पे अब आप उतरेंगे दिल्ली में, बॉम्बे में तो कोई हाथी नहीं दिखाई देगा, कोई टर्बन वाला महाराजा या महारानी नहीं दिखाई देगी। वो ढूंढना जी, पड़ेगा कहीं राजस्थान में जाकर किसी जी, होटल में आपको वो कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। अब वो तो सारा बदल गया है। तो पाकिस्तान में पॉप की ये भी एक वजह है कि लोगों ने इसको स्पाउस किया है। आज भी देखिए पाकिस्तान का बड़ा वाइब्रेंट कोक स्टूडियो ही ले लें आप, उसमें जितना टैलेंट नया पुराना शोकेस हो रहा है, वो इट गोज टू शो कि वो। और बात है, मुझे कोक स्टूडियो से इसलिए प्रॉब्लम्स हैं कि वो कॉर्पोरेट ब्रांड है और वो अपना कोक बेचने की एक जो है, थोड़ा सा मुझे उस पे मसला होता है। अदरवाइज तो उसने बहुत जबरदस्त, अब आपने आलमगीर का गाना सुना कोक स्टूडियो की वजह से, जी, जी, और भी बहुत से लोगों ने, हमारे अपने पाकिस्तानी यंग जनरेशन जी, जो कि जिनको नहीं पता आलमगीर, बस ये वाला जो है फॉर एग्जांपल अली सेठी जो जी। इतना अच्छा गाते हैं, उन्होंने गाया रंजिश सही दिली दुखाने के लिए, मेहदी हसन की गजल है। अब हुँ, जो छोटे बच्चे हैं, टीन्स जो हैं, अब उनको उस गजल का नहीं पता। हम तो खैर बड़े हुए थे, लेकिन वो कहते हैं हाँ इट्स वन बाय अली जी, सेठ। जी, 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 तो नहीं मेहदी हसन की मेमोरी याद, जी, बट अली हैज रिवाइव दैट मेमोरी। जी, तो जी, उस तरह से कोक स्टूडियो का बड़ा एक अहम रोल है। तो मैं गुरबहर आपको ये बताऊं कि ये एक पॉप की एक वजह ये भी है। फिर बाद में तो चूंकि फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजिक खराब हुआ, फिर वो आर्ग्यूमेंट लागू होता है जो आज भी, कि अब हमारा उस तरह से फिल्म का कोई म्यूजिक नहीं है। इसलिए सारी जो स्ट्रीम्स हैं उसको उस खला को भरी, लोगों ने मौसीकी तो बनानी है, सुननी हुँ, है, रूह की जी, गज़ा है, हकीकत है, नेचर बिल्कुल, हमारी ज़िंदगियों से जुड़ी हुई है। हम आज म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। तो वो वैक्यूम तो किसी ने पुर करना है। तो इसी वजह से तो ये आलमगीर की राइज़ पे रूना लैला थी हमारी बहुत बड़ी 70s की सिंगर, जो कि फ़िल्मी फ़िल्म की बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर थी, मगर पॉप जी, स्टाइल उन्होंने अपना। जी, नाहिद अख्तर हमारी बहुत अच्छी गाने वाली थी, उन्होंने भी पॉप अपनाया, मोहम्मद अली शेकी, और फिर उसके बाद एक पूरी नाज़िया ज़ुहैब का तो पिछली बार हमने ज़िक्र किया, वो एक फिर जी, नई 80s में एक नया वो लेकर आए, बिल्कुल ही जी, जिसे कहते हैं
फ्रेशनेस, और फिर वो इंडिया में भी उसका असर हुआ, इंडिया में भी सराहा गया। और अब आपने देखा उसके बाद बैंड्स ही बैंड्स हैं पाकिस्तान में, बैटल ऑफ द बैंड्स भी होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, और ये सब कुछ हो रहा था। बाय द वे, जब पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में भी था, उस वक्त भी यही चीज होती थी कि आपको एक तरफ ये दिखाई दे रहा था कि ये लोग एक्सट्रीमिस्ट आगे कह रहे हैं जी आप ऐसा मुल्क बनाएं, और दूसरी तरफ लोग लगे हुए थे, किताबें भी लिख रहे हैं, कल्चरल फर्मेंट वाज स्टिल ऑन, सबके साथ भी। जी जी, राइटली सो, राइट, जैसे आज के हिंदुस्तान में भी है कि वहां भी एक तरह का एक नजरिया इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगे हुए बंगाल में, वो आपने वीडियो देखी होगी, एक बंगाल से निकली थी इलेक्शन से बिल्कुल पहले, सारे आर्टिस्ट गा रहे थे, ब्यूटीफुल वीडियो। जी जी, तो मेरे आज ख्याल से बल्कि जब भी जुल्म जबर बढ़ता है तो फनकारों को और क्रिएटिव तरीके इजाद करने पड़ते हैं अपनी बात को कहने के, और ये पाकिस्तानी टेलीविजन से हम सीख सकते हैं। हिंदुस्तान में जिस तरह से हसीना मोइन साहिबा और कितने लोगों ने ड्रामे लिखे उस दौर में, बंदिशों के बावजूद तरक्की पसंद ड्रामे उन्होंने लिखे, और ये भी एक सीखने लायक बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आज का हमारा वक्त खत्म हो गया। थैंक यू गुलमहर वंस अगेन, इतना अच्छा गाना चुना आपने और मेहनत करके गाया भी। और नेक्स्ट वीक व्यूअर्स, आप अपने कमेंट्स भी दें, सजेशंस भी दें, खुल के लिखें, बस गाली गलौच ना करें, ये हमारा स्टाइल नहीं है और हमें पसंद नहीं है, साफ साफ सी बात है। बाकी आपने जो कहना आप कहें, और हम आपको जवाब भी देंगे बिल्कुल। तो थैंक यू गुलमहर, और अंटिल नेक्स्ट संडे, खुदा हाफिज, रब राखा।